ओके सो हमने 2.2 का डी पार्ट किया। नेक्स्ट इज 2.3, उसमें भी डाउट है किसी को? ओके चलो सो 2.3 करते हैं। क्या है? और कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी एंड इट इक्वल टू अबाउट 4.2 जूल वेयर 1 जूल इज दिस। सो हमें पता है कि कैलोरी जो होता है वो हीट एनर्जी का यूनिट है और 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल। और जूल का हमको दे रखा है कि 1 जूल इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके अब क्या किया है? अब हमने क्या किया? सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू अल्फा kg, विच मीन्स अभी तक हम जो यूनिट यूज कर रहे थे उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, राइट? तो पहले कैलोरी को मैं लिख लेता हूँ 1 कैलोरी। बेटा ब्लू पेंसिल दिख रहा है नहीं दिख रहा? या थोड़ा डार्क करूँ? सर दिख रहा है। दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलो 1 कैलोरी को मैं लिख सकता हूँ 4.2 जूल की जगह पे ये लिख लेता हूँ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने कैलोरी को लिखा केजी मीटर और सेकेंड में। मैंने कोई एक ऐसे सिस्टम एम्प्लॉय की जहां पे यूनिट ऑफ मास जो है, यूनिट ऑफ मास जनरली हम लोग केजी लेके चल रहे थे, पर अब यहाँ पे क्या लिया मैंने? अल्फा केजी लिया। समझ में आ रहा है? यूनिट ऑफ मास के बाद यूनिट ऑफ टाइम जो मैंने लिया, सॉरी यूनिट ऑफ टाइम नहीं लिया, क्या है यूनिट ऑफ लेंथ जो लिया वो लिया मैंने मीटर की जगह पे बीटा मीटर। और यूनिट ऑफ टाइम जो लिया वो मैंने कंसिडर किया गामा सेकेंड। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट? ओके मैंने यूनिट्स जो है उसको अल्फा बीटा गामा के हिसाब से लिखा है। मतलब पहले हम जो केजी यूज करते थे उसकी जगह पे मान लो कुछ अल्फा केजी यूज कर रहे हैं। अल्फा केजी हो सकता है कि 5 केजी यूज कर रहे हो। ओके इस तरह से कुछ यूज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? सो बहुत सिंपल है। एक बात बताओ, मैं चाहे कोई भी यूनिट चेंज कर लूं, ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, ये पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, हाँ या ना? सो फॉर एनी फिजिकल वैल्यू, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम जब मेजर करेंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू और जो यूनिट, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट? सो आई कैन राइट दैट n1u1, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी लिखा था। n1u1 मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू n1 मतलब 4.2 और u1 मतलब ये पूरा, विल बी इज इक्वल्स टू n2u2। मतलब कोई भी एक यूनिट सिस्टम में ये है, दूसरे यूनिट सिस्टम में ये है। n रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, u रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट्स। कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। u1 मतलब क्या है? u1 मतलब हमारा नॉर्मल ये जो सिस्टम है वो। u2 मतलब यूनिट सिस्टम वेयर आई एम यूजिंग दिस सिस्टम्स, राइट? सो मुझे n1 u1 की वैल्यू पता ही है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ 4.2 kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने पुरानी मेथड में लिखा। विल बी इज इक्वल्स टू n2। अब ये नए मैं लिख लेता हूँ n2। जब मैं नया से यूज कर रहा हूँ तो n2 मुझे नहीं पता, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता। u2 पता है, वो अल्फा केजी इंटू बीटा मीटर इंटू गामा सेकेंड, राइट? ये बेसिक होता है। और इसकी पावर कितनी है? तो भाई क्या करना है? केजी का पावर 1 है तो अल्फा केजी की पावर 1 है, बीटा की पावर 2 है और टाइम की पावर -2 है। -2। ओके ऐसा लिख सकता हूँ। अब n2 मुझे ढूंढना है तो बाकी सारे को नीचे लेके जाएंगे। n2 ढूंढना है तो बाकी सबको नीचे ले जाएंगे। तो 4.2 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 दिस होल डिवाइडेड बाय, इधर मैं लिख सकता हूँ क्या? अल्फा बीटा का स्क्वायर केजी गामा का पावर -2 और बाद में वापस वही आ गया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। समझ में आ रहा है? तो ये जो पूरा है, सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। सर आवाज नहीं आ रही है। यस। अब आ रही है? अब आ रही है? यस सर। 4.2 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का स्क्वायर गामा की पावर -2। इन लोगों को ऊपर लेके आओ तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी n2 विल बी इज इक्वल टू 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2।
ये मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इन सेकेंड यूनिट। दूसरे यूनिट के सिस्टम में ये मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 1 कैलोरी की। आया समझ में? यस Yes, sir. कोई डाउट? 2.3 No, sir. हमने किया, इसमें कोई डाउट किसी को? समझ में आया कैसे किया? Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट 2.3 हुआ ये। 2.4 में डाउट है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट क्लियरली। 2.4 कोई डाउट? बेसिकली ये बहुत सिंपल चीज पूछी है कि कोई भी चीज कब बड़ा होता है कब छोटा होता है वो तभी बता सकते हैं जब हमको कोई रेफरेंस पता हो। ओके रेफरेंस के बिना हम कोई चीज बड़ी है या छोटी है वो नहीं दिखा सकते। तो जो स्टेटमेंट तुमको दिए हुए उसमें पहला स्टेटमेंट है एटम इज वेरी स्मॉल, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी बिकॉज मैंने कंपैरिजन किया ही नहीं किसके कंपैरिजन में छोटी है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये मार्कर के हिसाब से एटम्स जो है वो बहुत छोटे हैं। इस तरह से हमको स्टेटमेंट को चेंज करना है। एनी डाउट? समझ में आ रहा है? ओके तो 2.4 सारा हो गया। 2.5 में डाउट? 2.5 में कोई डाउट? नहीं सर। जिसको डाउट है उसको वो सेकंड के उस पे लेना है कि मिनट पे भी ले सकते? हेलो एम आई ऑडिबल? Yes. यस सर सर। उसको ओके यस हाँ कोई कुछ बोल रहा था। सर उसको मिनट के बेसिस पे लेना है कि सेकंड के बेसिस पे? क्या मिनट्स और सेकंड क्या बोल रहे हो? सर मतलब सेकंड में कन्वर्ट कर यूनिट लो, पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ओके 2.5 कोई डाउट है 2.5 में? चलो 2.6 में कोई डाउट? 2.6 में कोई डाउट? ओके 2.7 बेटा चैट बॉक्स में मत कोई लिखना, मैं चैट नहीं देख रहा हूँ। ओके 2.7 यस बोलो। हेलो यस सर। हाँ 2.7 में कोई डाउट? नो सर। ओके सर कौन सा समझ में नहीं आया? 2.7 ओके 2.7 से पहले कोई डाउट नहीं ना किसी को? नो सर। ओके चलो 2.7 देखते हैं। A student measures the thickness of human hair by looking it through a microscope. Magnification is 100. He makes 20 observation and find that the average width of the hair in the field of view of microscope is 3.5 mm. क्वेश्चन समझ में आया? नहीं सर। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ओके चलो बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बेटा, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता तो आंसर भी आ जाता। ओके चलो बहुत कॉमन सेंस है, ध्यान से सोचो। अगर मान लो तुम्हारे हेयर का डायमीटर फाइंड करना है, हेयर का तुम्हें डायमीटर फाइंड करना है, क्या करोगे तुम? बहुत पतला हेयर है, अगर इसके डायमीटर को मेजर करना है क्या करोगे? मैग्नीफाई करना चाहिए राइट। अगर मैं मैग्नीफाई करूंगा तभी मेरे को देखने को मिलेगा मेरा हेयर कितना बड़ा है। और अगर एक बार मैंने मैग्नीफाइंग कर दिया तो उसके बाद मैं उसकी लेंथ रीड कर सकता हूँ। ओके उसका डायमीटर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वही दिया है कि एक स्टूडेंट ने अपने हेयर को मैग्नीफाई किया, कितने टाइम्स? 100 टाइम्स मैग्निफिकेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो माइक्रोस्कोप है वो कोई भी चीज को 100 टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखाता है। और उसके बाद उसने 20 ऑब्जर्वेशंस लिए, अपने जो डायमीटर ऑफ हेयर है उसके 20 ऑब्जर्वेशंस लिए। 20 ऑब्जर्वेशंस क्यों लिए भाई, एक ही क्यों नहीं लिया? एरर उसके अंदर कम हो रैंडम जाए। एरर यस। तो एरर को कम करने के लिए उसने 20 ऑब्जर्वेशंस लिया और उसने देखा कि भाई जो फाइनल रीडिंग है दैट इज 3.5 mm। ओके 3.5 mm उसने डायमीटर देखा। कोई डाउट? ये कहाँ देखा 3.5 mm? किसमें देखा ये 3.5 mm? माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो बताओ एक्चुअल कितना होगा? डिवाइड बाय 1.05।
divided by 100. into magnification. मैग्निफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है? सो मैग्निफिकेशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाई हो रहा है, तो कितने टाइम्स मैग्नीफाई हो रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? सो बेसिक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, क्या लिखेंगे? साइज ऑफ इमेज ऑफ, यस, साइज ऑफ इमेज जो हमको दिख रही है वो डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल में है। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से मैग्निफिकेशन मिलेगा। मैग्निफिकेशन हमें पता है 100, सो इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज पता है 3.5 mm डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? डायमीटर ऑफ हेयर। सो डायमीटर ऑफ हेयर विल बी इज इक्वल टू 3.5 mm डिवाइडेड बाय 100। कितना आएगा ये? 0.03, या फिर मैं लिख सकता हूँ 3.5 into 10⁻². Good out. सर Noted. This will be the diameter of a hair. Yes. ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का कोई लेना देना नहीं है ना? हाँ, ऐसे क्वेश्चन में वो 20 ऑब्जर्वेशन इसलिए दिया हुआ है कि वो एरर को मिनिमाइज कर सके। ओके, नंबर ऑफ उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो 20 ऑब्जर्वेशन तुमको लिख के दिए होते तो क्या करते? सेम क्वेश्चन में 20 ऑब्जर्वेशन लिख के दिए होते तो ट्रू वैल्यू तो निकालते value पहले। निकाल देते, उसकी ट्रू वैल्यू निकाल लेते, सबका एवरेज लेके फिर आगे बात करते। ओके, चलो ये हमने क्वेश्चन नंबर किया 2.6 किया, राइट? सॉरी 2.7 किया। 2.8 में कोई डाउट? 2.8 शायद पहले भी डिस्कस किया था हमने। हाँ सर, मैं कर चुका 2.8 कर चुके हैं। 2.9 एनी डाउट? यस सर। 2.9 में डाउट है। ओके, तो ये भी बेटा सिंपल मैग्निफिकेशन के ऊपर ही है, एक बार रीड करते हैं समझ में आ जाएगा। चलो, सो क्या है 2.9? यस, द फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास एक घर का फोटोग्राफ है, उस फोटोग्राफ के अंदर मेरा घर रखा हुआ है। ओके, और इसका मैंने एरिया देखा कितना है, तो एरिया ऑफ फोटोग्राफ कितना दे रखा है? 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया ऑफ फोटोग्राफ है। उसके बाद क्या हुआ? ऑन अ 35 mm slide, okay, the slide is projected on a screen and the area of the house on the screen is 1.55 centimeter square. Area of house on screen, screen जो है प्रोजेक्टर की वजह से स्क्रीन पे जो एरिया दिख रहा है वो है कितना है भाई? 1.55 मीटर स्क्वायर, राइट? 1.55 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ हाउस है ऑन स्क्रीन। ओके, तो क्या पूछा हुआ फिर? व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन? ओके, इन दिस अरेंजमेंट। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? यहाँ पे देखो क्या है, एरिया है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, एल भी है, बी भी है, उसका एरिया हमको दे रखा है। हमको क्या चाहिए? लीनियर मैग्निफिकेशन चाहिए। तो लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने से पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा एरियल मैग्निफिकेशन, राइट? एरियल मैग्निफिकेशन वापस वही क्या करेंगे? एरिया ऑफ व्हाट? इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे बेटा इमेज क्या है? जो प्रोजेक्टर स्क्रीन में दिख रही है वो इमेज है, विच इज 1.55 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ये है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा 1.55 डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 10⁻⁴। ओके, दिस इज मैग्निफिकेशन। 1.55 अपॉन 1.75 कितना करेगा? कितना आएगा सर? 8.857। 8.857। सो 8.857 ये तुम लोग मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 10⁻³ या 4? हाँ, 10⁻³ हो जाएगा ना, 8.8 बोल रहे हो तो। यस, तो ये आया मैग्निफिकेशन। इसको हम लोग देखो जनरली ये सारा 2 डिजिट में दिया है। ओके, तो इसको मैं 3 में दिया, उस जगह में सॉरी ये जो है वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में दिया है। हमने ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट निकाली, तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 3 के लिए। सो 8.85 10⁻³ दिस इज योर एरियल मैग्निफिकेशन। ओके, एरिया में जो मैग्निफिकेशन देखा वो इतना है। लीनियर निकालने के लिए क्या करेंगे? यस बोलो।
सर 8.86 into 10⁻³ है ना, 8.867 है। हाँ। अगर 5 होता है, पीछे कोई भी आएगा तो क्या करना है, उसको प्लस आगे कर देना है। ओके, +1 कर देना सर है। लीनियर मैग्निफिकेशन इज अंडर रूट एरियल मैग्निफिकेशन। 8.8। तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन होता है। ओके, सो अगर ये करेंगे तो इसका रूट निकालेंगे, 8.86 इंटू 10⁻³ का रूट निकाल लो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। पर सर आंसर नहीं आ रहा, पीछे अलग भी है और आंसर अलग आ रहा है। Yes, तुम्हारा sir. क्या आ रहा है और पीछे क्या दिया है? 98.1 सर मेरा भी। कितना आ रहा है? सर राउंड ऑफ कर सकते हैं, मैं 98.1 94 करके राउंड ऑफ कर दूं। तुम्हारा कितना आ रहा है? 98.1 और पीछे क्या दिया है? 94.1 तो कुछ राउंड ऑफ का ही किया होगा सर उन्होंने। हाँ सर बोलो। पर सर इतना सारा राउंड ऑफ। सर 8.857 into 10⁻³ आंसर है, तो 10⁻³ को मल्टीप्लाई करने के बाद 857 होगा, तो अंडर रूट हो जाएगा, तो शायद 94.1 आ सके। उससे वो तो कुछ भी करो तुमका, वो तो मैग्निफिकेशन का ही वैल्यू है। अगर इसको 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई कर लो तो 8850 मान लो ये तुम्हारा आया। ओके, नहीं एक और, हाँ 8857। हाँ सर। इसका अंडर रूट निकाल लो, कितना आ रहा है? 8857 का अंडर रूट निकाल लो। सर शायद 94.1 आएगा। 94.1 आ रहा है, देख लो एक बार। सर सर ये एरियल मैग्निफिकेशन मतलब 2D मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं? यस, 2D बोल सकते हैं। तो सर 3D भी होता है क्या मैग्निफिकेशन? हाँ, वॉल्यूमेट्रिक हो जाएगा वो। अच्छा, तो वो मतलब क्यूब हो जाएगा फिर, हाइट ऑफ हाँ। इमेज मतलब हाँ, वॉल्यूम cube root ऑफ of। इमेज। यस यस। ओके ओके। सर सर 94.1 ही आ रहा है। इसका तुम रूट करोगे तो आ जाएगा कितना? 94.11। इसका रूट करने पे वही आएगा। ओके, और 8.86 का रूट करने से भी वही सेम ही आना चाहिए, ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। सर सेम ही आ रहा है 94.1। 94.1। बेटा कैलकुलेशन एरर की होगी तुम लोगों ने। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर ये किया था 2 पॉइंट, कौन सा किया ये? 7 या 8? 9 किया। ओके, 10th में डाउट। 10th बहुत सिंपल, सिग्निफिकेंट डिजिट का है। नो सर। डाउट। ओके, नो। चलो फिर 10th के बाद 11th, क्वेश्चन नंबर 11, एनी डाउट? नो सर। सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 11 में सिर्फ गिव द एरिया ऑफ द शीट बोला है, तो उसमें टोटल सरफेस एरिया ऐसा मेंशन नहीं है। हाँ, तो एरिया ऑफ शीट मतलब वही टोटल सरफेस एरिया ही दिखेंगे, बिकॉज ये 3D ऑब्जेक्ट है। ओके ओके सर। 3D ऑब्जेक्ट है तो उसका हम लोग टोटल लेंगे। मतलब टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे? 2 टाइम्स लेंथ इनटू LB ब्रेथ प्लस BH प्लस BH प्लस LH। LH। ओके, ये तुम्हारा 2 टाइम्स करने से टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, बिकॉज ये 3D ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम यही करना चाहते हैं। ओके, है डाउट इसमें? नो सर, मैं सिर्फ पूछना था सर। ओके, वेरी गुड। 2.12, 11 के बाद 12th में डाउट? नो सर। 12th में कोई डाउट नहीं। ओके, 12 के बाद 13? यस सर, डाउट है। 13 में डाउट है। ओके, सर 13 देखो क्या है। प्रोसेस समझ नहीं आ रही कैसे सॉल्व का करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। a क्यूब है, b स्क्वायर है, राइट? a क्यूब b स्क्वायर डिवाइडेड बाय √c टाइम्स d, √c into d। मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी p is related in the observation a, b, c and d as follow. The percentage error in the measurement of a, b, c, d is 1%, 3%, 4%, 2%। मतलब ये 1%, 2%, कितना दे रखा है? 13% एंड 2%। ये क्या दे रखा है तुमको? दे रखा है परसेंटेज एरर इन फाइंडिंग ए। मतलब तुमको दे रखा है डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1, ऐसा दे रखा है। डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 3। डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 इज गिवन एज 4%। डेल्टा d अपॉन d इंटू 100 इज सर मैं नेट चलाया था तो लास्ट का आंसर बता सकते हो? वो 2.9 आंसर क्या बोल रहे हो बेटा?
सर 2.9 का आंसर बता सकते हो? 2.9 का आंसर, एक मिनट। वो हाँ, एरियल 2.9 का आंसर वही है, 94.11 94.11। सर मैंने 94.11 94 लिखा मतलब राउंड ऑफ करके। नहीं तो 94.11 लिख लेना तो भी चलेगा, 94 भी चलेगा, 94.11 भी चलेगा। हाँ ठीक है सर। ओके, जब हाँ, तक बेटा सर। तुमको सिग्निफिकेंट डिजिट का कुछ दिया ना हो क्वेश्चन में, ओके, जब तक सिग्निफिकेंट डिजिट का कुछ नहीं दिया हो, क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर दो, ओके, विदाउट अप्लाइंग एनी फर्दर सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर डेसिमल पॉइंट्स। जब तक ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसको सिग्निफिकेंट डिजिट में करना है या फिर राउंडिंग ऑफ करना है, तुम जो जैसे मैथमेटिक्स करते आ रहे हो उस तरह से करते जाओ। ओके, ओके सर। सो ये क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें और क्या दिया है? ओके, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, राइट? सो परसेंटेज एरर दे रखी है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी पी। तो हमको ये परसेंटेज एरर दे रखी है, Yes, और sir. हम सबको पता है कि जब इस तरह से कुछ होता है, जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है पावर पे, तो हम क्या करते हैं, पावर जितने से टाइम्स मल्टीप्लाई पावर है करते उतने हैं। टाइम्स मल्टीप्लाई करके एरर को ऐड करते हैं। मतलब अगर मैं निकालना चाहता हूँ रिलेटिव एरर, डेल्टा पी बाई पी निकालना चाहूँ, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी प्लस हाफ टाइम्स डेल्टा सी बाई सी एंड प्लस 1 टाइम डेल्टा डी बाई डी। ओके, ये होता है बेसिकली। अब इसको मैं परसेंटेज निकालना चाहूँ तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी पी निकालना चाहूँ, तो उस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 टाइम्स 3 आएगा, 3 टाइम्स 1 आएगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 हो जाएगा 3 प्लस हाफ इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा 2। तो ये ऐड करेंगे आएगा 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 कितना होगा भाई? 6 और 3 13%। 13% इज द फाइनल आंसर इन परसेंटेज एरर ऑफ पी। ये तुम्हारा इतनी एरर आएगी किसमें? डेल्टा पी बाई पी में। अब तुमसे पूछा है कि भाई राउंडिंग ऑफ करने का पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है इसी के बाद? इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ पी यूजिंग अबव रिलेशन इज टर्न आउट टू बी 3.763, मतलब इसको कैलकुलेट किया और पी की वैल्यू आई 3.763, राइट? यस, 3.763 ये पी की वैल्यू आ रही है। तुम्हें पूछा है क्या कि भाई इसको राउंड ऑफ कितना करना चाहिए? तो देखो क्या करना पड़ेगा। अगर मेरे को पी निकालना है, ओके, अगर मेरे को एग्जैक्टली पी निकालना है या फिर एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, डेल्टा पी निकालना है, तो डेल्टा पी बाई पी होता है 13%, ये हमने फाइंड आउट किया। तो डेल्टा पी कितना मिल जाएगा? 13/100 इंटू पी, ये मुझे डेल्टा पी मिलेगा। Yes, sir. मतलब क्या आएगा? 0.13 मल्टीप्लाई बाई पी। सो बेटा जब मैं दो चीज को मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, दो चीज का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो हम लोगों ने देखा कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है वहां तक हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3.763, 4 फिगर है। 0.13 में कितना है? 2 है। तो बेसिकली मेरे को पी को भी क्या करना पड़ेगा? दो सिग्निफिकेंट फिगर से राउंड ऑफ करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो p का राउंडिंग ऑफ करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी, p विल बी इज इक्वल टू 3.8। ओके, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक। ओके, दैट इज फाइनल आंसर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, आगे बढ़े। Yes. यस चलो क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है, हटा दो sir. इसको। नो सर। यस सर, ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में कोई डाउट नहीं? No, sir. सबको आ डाउट गया है question 14 में। डाउट है? ओके ओके, तो 14 में क्वेश्चन सर नंबर हम 14 साइन देखते हैं। सर हम साइन को डायमेंशन बोलो। में नहीं लेना। हाँ देखो, वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसीलिए क्वेश्चन करने का था। बेटा कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हो, तुम जो नोट्स लिख रहे हो हाँ, उसके सर। नोट्स में एक चीज ऐड कर लो। ओके, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन होता है, एवरी मैथमेटिकल फंक्शन इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। एवरी मैथमेटिकल फंक्शन हैज नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। ओके, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये पहली बात।
ओके जैसे कि मान लो मैं लिख लेता हूँ कि साइन ऑफ समथिंग, तो ये अगर मैं साइन आगे यूज कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि साइन ऑफ समथिंग kg, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? तो कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं साइन है या फिर लॉग है या फिर e की पावर समथिंग है, ओके इन सब में कभी ऐसा नहीं होगा कि साइन ऑफ 2 kg बताओ कितना होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सर। साइन ऑफ 2 kg नहीं निकाल सकता, हमेशा डिग्री होता है। ओके डिग्री है मतलब अंदर जो भी है, साइन के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है उसकी कोई वो वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होनी चाहिए। ओके ये क्वांटिटी हमेशा डायमेंशन लेस होनी चाहिए। सिमिलरली लॉग के अंदर कुछ भी है डायमेंशन लेस होनी चाहिए। ई की पावर समथिंग है तो ये भी, ये सारी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके मतलब साइन के अंदर, मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर कुछ भी आता है वो भी डायमेंशन लेस होता है, और ये पूरी चीज है वो भी डायमेंशन लेस होती है। मैथमेटिकल फंक्शन पूरा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और अगर कुछ मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर हम कोई चीज लिख रहे हैं तो वो भी हमेशा डायमेंशन लेस होनी चाहिए। आ गया समझ में ये रूल? हाँ सर। ये रूल समझ में आ गया? चलो अब क्वेश्चन Yes. नंबर 14 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है। अब इस बुक के अंदर कुछ इक्वेशंस है, तो उस इक्वेशंस को यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a sin 2 पाई t बाई कैपिटल T। ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है। ओके अब डिस्प्लेसमेंट दे रखा है y ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्टेन पीरियोडिक मोशन। ओके सो देखो बेटा, अगर मैं, ये है y का क्या है, y इज अ डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसका Displacement, डायमेंशन हो L. जाएगा l इज इक्वल्स टू a जो है उसका भी डायमेंशन क्या आना चाहिए। L. अगर मैं अभी a लिख रहा हूँ तो a का भी डायमेंशन कंपलसरी होना चाहिए l। यहाँ पे पूछा नहीं है कि a का डायमेंशन निकालो, बट अगर पूछते तो a का डायमेंशन l होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि साइन है, ये जो पूरी वैल्यू है उसका कोई डायमेंशन नहीं होने वाला, तो इसलिए a का डायमेंशन l ही होना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं, तो इसके अंदर जो ये है 2 पाई, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, कांस्टेंट है। t बाई टी मतलब क्या है, एक टाइम है, डिवीजन में भी हम टाइम कर रहे हैं, कट जाने वाला है, कोई डायमेंशन नहीं आने वाला। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। Yes, sir. मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। Dimensional. ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। फिजिकली ये इक्वेशन गलत हो या ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पर डायमेंशनली पहला इक्वेशन सही है। दूसरा इक्वेशन देखो, a sin vt, दूसरा इक्वेशन a sin vt सही है गलत है बताओ? y Sir, वो is सही equals to a sin vt सर सही है गलत ये? है ना? सर गलत है, गलत होना चाहिए। Sir, wrong क्योंकि है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद डायमेंशन है। और एक लेंथ देखो भी एक्स्ट्रा दिया है। ये एक ही लेंथ है, चलो ये बहुत बढ़िया, इसका भी डायमेंशन l होना चाहिए, ये भी बहुत बढ़िया। पर ये जो vt है, डायमेंशन ऑफ vt क्या है, v क्या है, स्पीड, t क्या है, टाइम। स्पीड का डायमेंशन होता है, स्पीड होता है l LT t पावर -1 LT और मल्टीप्लाई बाई t, और राइट, ये होता है। तो इसको मैं और फॉर्म करूंगा तो बचेगा क्या, l बचेगा, t -1 और t कैंसिल हो गया। मतलब साइन के अंदर कुछ लेंथ है, मतलब साइन ऑफ 2 मीटर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है साइन ऑफ 2 मीटर होना। Yes, sir. तो ये डायमेंशनली गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट Dimensionally हो correct. जाएगा, Sir, dimension. डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। Incorrect. यस बोलो। ए का डायमेंशन एल कैसे आएगा? ए का डायमेंशन एल कैसे आया? बिकॉज ये वाई है वो मुझे पता है कि ये क्या है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन एल होता है। इज इक्वल्स टू समथिंग, समथिंग में यहाँ पे साइन आ गया, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है उसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है। अब यहाँ पे LHS पे एल है तो RHS में भी एल होना ही चाहिए। अगर ये पूरा डायमेंशनल लेस है तो इसकी एल ही होना चाहिए। सर समझ में? जो क्वेश्चन है, सर जो क्वेश्चन है उसमें भी हाँ। दिया है a is the maximum displacement of the particle, तो वो l ही हाँ होगा। अगर ऐसा दिया है तो फिर कोई सोचने की जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन में दिया है कि a इज अ मैक्सिमम, हाँ नीचे लिखा हुआ है कि a इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो a दे रखा है तो a का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट है, मतलब l ही होने वाला है। ओके समझ में Yes. आया? Yes, अगर sir. नहीं भी दिया होता तो इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ कि a का डायमेंशन l ही होगा। चलो आगे बढ़े। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है बताओ। थर्ड है y इज इक्वल्स टू Incorrect है, a sir. बाई टी साइन t बाई a। थर्ड है y इज इक्वल्स टू a अपॉन t साइन t अपॉन a। करेक्ट इनकरेक्ट?
इनकरेक्ट है सर। इनकरेक्ट है, डायरेक्ट देख के पता चल रहा है। टी अपॉन ए है डिस्प्लेसमेंट, टी है टाइम, तो साइन के अंदर टी एल की TL पावर -1 -1 ऐसा कुछ बन रहा है, यस सर। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये इनकरेक्ट है, भूल जाओ इसको। नेक्स्ट देखते हैं, y इज इक्वल्स टू a रूट 2 साइन 2 पाई बाई टी प्लस कॉस 2 पाई बाई टी। y इज इक्वल्स टू a रूट 2 साइन 2 पाई टी बाई टी करेक्ट है सर ये। प्लस cos 2 पाई टी बाई टी। करेक्ट इनकरेक्ट? करेक्ट है करेक्ट है सर। करेक्ट है। ओके, बिकॉज ये साइन 2 पाई बाई टी है, टी से टी का भी डायमेंशन सेकंड में होगा और टी टाइम है, दोनों टाइम कैंसिल होने वाले हैं, डायमेंशन लेस बन गया, ये भी पूरा डायमेंशन लेस बन गया। ओके, तो ये इतना पार्ट करेक्ट हो गया, ये हमने देख लिया। अब y क्या है, लेंथ, और क्वेश्चन में दे रखा ये है a रूट टू का कोई डायमेंशन नहीं होता है, a इज द डिस्प्लेसमेंट गिवन इन द क्वेश्चन, so LHS equals to RHS, correct? Okay? Yes, Any sir. doubt? चलो, so ये हमने No, sir. 2.14 किया, 2.14 के बाद 2.15 हो गया या डाउट है? 2.15 हो गया, डाउट है? सबका हो ये तो हो गया? गया सर। हाँ सर। बेटा जिसको डाउट है प्लीज बोल दो। हाँ, वो v स्क्वायर 2.15 में डाउट है। 2.15 में डाउट है। ओके, चलो 2.15 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन का, m इज इक्वल्स टू m नॉट 1 अपॉन माइनस वी स्क्वायर पावर हाफ। ओके, दिस इज वेरी फेमस इक्वेशन। इसके अंदर एक और चीज आती है विच इज अ कांस्टेंट एंड विच इज अ स्पीड ऑफ लाइट। ओके, क्वेश्चन दे रखा है फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m टू द रेस्ट मास m नॉट ऑफ अ पार्टिकल in terms of its speed and the speed of light. Okay, a boy recalls the relation almost correctly but forget where to put constant c. He writes this, guess where to put missing c. c जो है हमें इधर इसके अंदर कहीं ना कहीं c को डालना है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसको हमें कहीं ना कहीं डालना है। सो ये कांस्टेंट है, क्या ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है? नो सर। नहीं, ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट नहीं है बिकॉज इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो इसका डायमेंशन है, स्पीड का जो डायमेंशन होता है वो LT-1, ये c का डायमेंशन है, ये हमको कहीं ना कहीं इसमें पुट करना है। चलो, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसको ऐड तो करूंगा नहीं, ऐसा तो कभी इक्वेशन होगा नहीं कि दिस प्लस c, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज यहाँ पे मास है, यहाँ पे एक टर्म, ये तीसरा टर्म। अगर मैं बोलूँ कि मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ c का, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, सेम फिजिकल डायमेंशन, सेम डायमेंशन को ही मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैं c को कहीं पे भी प्लस या माइनस नहीं कर सकता बिकॉज ये जो टर्म है उसका लेंथ, मतलब ये मास का है, यहाँ पे पता नहीं क्या होने वाला है पर ये मास का ही होना चाहिए, तो मैं c को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो बाकी क्या बचा, c के कोई भी चीज से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लूँ। अब मैं मल्टीप्लीकेशन उसके स्क्वायर को भी कर सकता हूँ, क्यूब को भी कर सकता हूँ, कैसे भी करके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट। चलो पहले LHS का देख लेते हैं कि भाई LHS का क्या है। LHS का डायमेंशन क्या है, m, कोई प्रॉब्लम? ओके, RHS की बात करें तो उसमें m नॉट है विच इज अ रेस्ट मास, तो उसका भी डायमेंशन आएगा m। ओके, अब m इज इक्वल्स टू m आ गया, पर नीचे कुछ दे रखा है, नीचे दे रखा है हमको, इसको मैं लिख सकता हूँ √1 माइनस वी स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। यस। ओके, अब एक बात बताओ, रूट ऑफ समथिंग, ओके, ये एक पूरी क्वांटिटी है। अब इसके अंदर चलो पहले एक चीज करते हैं कि मैं क्या इधर c के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? नो सर। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, तो ये तो हटा दूं। अगर मेरे को इसको कहीं पे भी c लगा के अगर इसको करेक्ट करना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरे पास m LHS में आ गया, RHS में m आ गया, बाकी मैं जो भी करूँ वो सारा डायमेंशन लेस होगा, तो काम हो जाएगा। c को मैं कहीं पे भी ऐसा ऐड करूँ जहाँ पे कोई डायमेंशन का फर्क नहीं पड़ने वाला, डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो मैं इसको देखता हूँ, ये वाला क्या है, 1 माइनस वी स्क्वायर, v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी, सॉरी स्पीड ऑफ मतलब कोई भी वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन है क्या, 1 का कोई डायमेंशन है? नो। नहीं है, मतलब ये पूरा टर्म है, नीचे जो टर्म लिखा है वो गलत है डायमेंशनली। यस। ओके, कुछ भी सोचो बिना ये देख लो कि ये टर्म जो है वो पूरा गलत है। क्यों गलत है?
बिकॉज एक तरफ मैंने 1 लिखा है, दूसरी तरफ कुछ डायमेंशन लिखा है। तो अगर इस टर्म को मुझे करेक्ट करना है तो ये v स्क्वायर का डायमेंशन जो है उसको हटाना पड़ेगा। यस तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस टर्म को Divide. डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस टर्म को Simply डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए इसका भी डायमेंशन हटा देता हूँ। तो इसका डायमेंशन हटाने के लिए क्या करूंगा, डिवाइड बाय सी बाय सी स्क्वायर। समझ में आ गया? यस सर। ओके, ताकि इन दोनों का डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगे, और ये तो ऑलरेडी यूनिट डायमेंशन लेस है, इसलिए हम लोगों ने सी स्क्वायर से डिवाइड किया। कोई डाउट? आ गया समझ में? ये आगे बढ़े। ओके चलो, 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। डाउट? यस 16 में डाउट है? ओके चलो 16 में डाउट है? यस सर, है डाउट। अच्छा एक मिनट। ओके क्वेश्चन रीड करो। Yes, sir. The unit length of unit of length convenient on the atomic scale is known as an angstrom, and it's ओके denoted by. रुक जाओ। चलो बेटा, सो मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस स्क्रीन दिख रही है? अच्छा अच्छा तो बेटा ये जो लोग हैं ना, इतने सारे, सिद्धार्थ से लेके नैतली, तनिष्क, इन सभी लोगों के वीडियोस ऑफ थे। निकाल दूं क्लास से? मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि मैं डायरेक्ट इधर से ही निकाल दूं बेटा? वीडियो क्यों ऑफ हो जाता है तुम्हारा? भी प्रॉब्लम है क्या कुछ? प्रॉब्लम है क्या? बताओ कुछ प्रॉब्लम हो तो। मेघ पटेल, चाहना, रियन, तुम लोगों ने ऑफ रखा था। दिया मोदी, तुम्हारा भी ऑफ था। कुछ प्रॉब्लम है क्या? एनीवन? क्या करें, निकाल दूं? चलो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट तो मैंने ले लिया, वो ग्रुप पे आएगा आज, डोंट वरी। चलो सो क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे थे हम लोग? अभी टाइम वेस्ट नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 16 राइट, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे थे। सो उसमें डाउट है राइट। चलो तो हम लोगों ने यूनिट ऑफ लेंथ दे रखा है कुछ एंगस्ट्रॉम जैसा, जिसका मतलब होता है 10⁻⁻⁻. और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द यूनिट ऑफ लेंथ इज 10⁻⁻10. हाइड्रोजन एटम की रेडियस दे रखी है 0.5. व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो इसमें क्या समझ में नहीं आया? कितनों का डाउट है बेटा इसमें? सर डाउट था? आंसर राइट है कि नहीं वो देखना है। आंसर राइट है कि नहीं वो देखना है। ओके चलो, क्या है उसमें? रेडियस दे रखा है हाइड्रोजन का। इसमें हम साइज ऑफ एटम उसकी रेडियस लेंगे ना। साइज ऑफ एटम बेटा रेडियस क्यों ले लेंगे? सर 0.5 into 10⁻⁻10 होती है। मीटर। कोई भी एटम जो होता है वो क्या है? स्फीयर होगा ना बेटा। यस सर। वही एटम हम लोग बता रहे हैं तो क्या है? एक गोला है, स्फीयर है। स्फीयर Yes. होगा तो क्या उसका रेडियस थोड़ी उसकी साइज हो जाएगी, उसका वॉल्यूम, उसका स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाएगा। उसका साइज मतलब उसका वॉल्यूम की बात चल रही है। रेडियस इतनी दे रखी है हाइड्रोजन एटम की, तो एक एटम का वॉल्यूम ऑफ वन एटम, डायमीटर रेडियस नहीं दी है, डायमीटर दे साइज रखा दी है। है। ओके यस सर। कोई बात नहीं, ये डायमीटर दे रखा है। तो इसको मैं Convert रेडियस कर में लेंगे। कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो आ जाएगा 0.25 10⁻⁻10 मीटर। ओके सो वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम कैसे निकाल सकता हूँ? 4/3 πr³। राइट, दिस इज बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट वॉल्यूम। एक बार मुझे वॉल्यूम मिल गया, मुझे एक एटम का वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे कितने एटम का वॉल्यूम चाहिए? 1 मोल। 1 मोल। 1 मोल में 6.02. कितना होता है? यस, तो 6.022 वॉल्यूम into 10 की पावर 20। 1 मोल तो हो जाएगा 4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। कितना होता है? 6.022 10⁻23। ऐसा ही होता है ना कुछ? यस सर, Yes, यही होता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके
तो ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मिलेगा। कितना आएगा बताओ? मैं करके दूं ऐसा बोल रहे हो क्या तुम लोग? चलो सर वो कैलकुलेशन हाँ। करके आंसर रॉन्ग आ रहा है। ऐसे कैसे बेटा? 4/3 करोगे सर मेरा आंसर मल्टीप्लाई बाय 3.14 करोगे 5.23 डाला है। मल्टीप्लाई बाय 0.25। एक मिनट बेटा मैं कर ही लेता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25 ओके मल्टीप्लाई बाय 6.022। ये जो पूरा करोगे तो आएगा 0.3939 मल्टीप्लाई बाय, ये मैंने सब कुछ ये किया 10⁻23 है ही है, और एंगस्ट्रॉम का 10⁻³ हो जाएगा। ओके सो ये आएगा 0.3939 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। ये आ रहा है सबका कैलकुलेशन करने पे। सर मेरा 3.15 into 10⁻⁻7 मीटर आ रहा है। यस सर ये 3.16 सर मेरा भी 3.15 Sir. to 10⁻⁷ आ रहा है। 3.15 yes, 15 into 10⁻⁻7 3.15 आ रहा है। Yes, कि sir. 3.9 पे पहुंच गया। सर आपने रेडियस शायद से रॉन्ग लिया है। रेडियस sir. गलत लिया क्या? सर हमने आप जब बोल रहे थे ना तब 0.5 आपने लिया। 0.25 बोला था। 2.5 बोला, पर उससे फर्क नहीं होना चाहिए, उसमें तो मल्टीप्लिकेशन से ही गलत। चलो कोई बात नहीं, वापस कर लेते हैं। 4/3 into 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हम लेंगे 0.25 2.25 into 0.25 ओके और मल्टीप्लाई बाय 6.022। चलो तो ये कितना आ रहा है तुम लोग का? कितना आ रहा है बेटा? 3.94 मेरा तो 15 कुछ ये आ रहा है 3.15 10⁻⁻ कितना? -7 -7 मीटर क्यूब। हाँ तो पीछे क्या आंसर दे रखा है? सर क्या सर नहीं डाउट है सर, पीछे? अगर हम हाँ बोलो क्या डाउट है? 0.5 एंगस्ट्रॉम को ही रेडियस लेके करें तो 0.5 एंगस्ट्रॉम को क्यों रेडियस लेंगे बेटा? डायमीटर दिया है ना ये। नहीं सर मेरा भी आंसर रॉन्ग है, तो मैंने हेल्प ली तो एक रेफरेंस बुक में रेडियस लिया है 0.5 को। रुक जाओ क्वेश्चन को रीड करने दो फिर। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अच्छा कहाँ गया क्वेश्चन? एक मिनट। यस सर मैंने भी 0.5 1 मोल ऑफ एंगस्ट्रॉम नहीं आइडियल गैस किया। एट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इकोनॉमिक स्केल इज नोन एज एंगस्ट्रॉम। पीछे आंसर दिया 3 into 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। 3 into राउंड ऑफ अच्छा एक किया मिनट बेटा, यहाँ पे क्या दिया है?10⁻⁻7 ओके मीटर ओके क्यूब। ओके। हाँ वो राउंड ऑफ किया होगा बेटा। हाँ इसमें वो करना पड़ेगा, इसको रेडियस ही ले लो बेटा। इसको रेडियस मत लो, साइज को तो रेडियस मान लो। क्यों सर? इसको रेडियस मान के कर लो। अब इसके अंदर साइज दे रखा है तो शायद वो एनसीईआरटी की मिस्टेक होगी कि साइज की जगह पे रेडियस देना चाहिए था। सर ऐसे ही सर ओके हाँ बोलो। 27 में भी है ना, एडिशनल क्वेश्चन में ऐसा ही एक क्वेश्चन है, तो उसमें सर ओके। डायामीटर लिया है। उसमें डायमीटर लिया है क्या? हाँ उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है? साइज लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है साइज इज अबाउट टू बी 2.5 एंगस्ट्रॉम। ओके यहाँ पे तो लेके किया है आंसर लाने के लिए। सो या तो फिर मतलब साइज की जगह पे रेडियस लिखना चाहिए। ओके द रेडियस ऑफ एन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। ओके सो अगर ऐसा दिया हुआ है, साइज दिया है, तो उसको तुम रेडियस कंसिडर करके ही आगे बढ़ना। ओके यस सर। पर सर डायमीटर लेना अप्रोप्रिएट रहेगा क्योंकि डायमीटर जैसे देना स्फीयर चाहिए है, अप्रोप्रिएट। क्योंकि फिर अगर उसका हाँ साइज वो लेंगे पता चल गया। वो साइज हम लोग मेजर करेंगे, साइज का मतलब एक तरह से डायमीटर होना चाहिए, बट स्पेसिफिक किया होगा तभी मैं रेडियस लूंगा। तो इसमें कुछ ना कुछ मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मतलब लास्ट का आंसर गलत दिया हुआ है या फिर यहाँ का इंटरप्रिटेशन गलत है, दोनों में से कोई एक गलत है। ओके तो एक काम करते हैं, ज्यादा मैं एक बार देख लूंगा कि कुछ कुछ बुक्स में साइज को कैसे लिया हुआ है। जैसे कोई दूसरे बुक्स जो होती है, अच्छी वर्मा हो गई, सब में देखना है कि साइज को रेडियस लेके इंटरप्रेट कर रहे हैं या डायमीटर के इंटरप्रेट। जनरली डायमीटर लेके इंटरप्रेट करना चाहिए। ओके यस यस सर। चलो सो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने? क्वेश्चन नंबर 16 किया, राइट? 17 में डाउट है?
17 में डाउट है? यस सर। ओके, तो 17 में क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया? नहीं अच्छा, सर। इसका फाइनल आंसर कितना लिखा था जो पीछे दिया हुआ है, उसका आंसर क्या है फाइनली? 3 into 10 raised to minus 7. मीटर 3 क्यूब 3 इंटू into 10 की कितना? पावर -7, अच्छा, कुछ 10 की पावर -7 -7 -7 मीटर क्यूब। ओके, ये दे रखा है, राइट? सो ये हमारा फाइनल आंसर दिया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन उसी का कंटिन्यूशन है कि भाई 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। ओके, मतलब जनरली अगर हम लोग आइडियल गैस ले ले, हाइड्रोजन जैसा कोई गैस ले ले जिसको मैं आइडियल कंसिडर कर रहा हूँ, उसको अगर मैं रखूंगा 1 मोल को, तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जबकि हमारा कुछ और आया। तो उसका रीजन क्या है, राइट? ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलार वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम। तो बेटा मोलार वॉल्यूम कुछ अलग होता है, एटॉमिक वॉल्यूम कुछ अलग होता है। मोलार वॉल्यूम मतलब क्या होता है? मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल हाइड्रोजन को हम लोग एसटीपी पे रखेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रखेंगे, तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम मोलार वॉल्यूम कहेंगे। तो हम देख सकते हैं कि वो कितना होगा, 22.4। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हुई है सबने यस सर। या नहीं PV पढ़ा? is ऐसा equal कुछ to N. पढ़ा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जैसा केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा होगा। तो ऐसा कुछ वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस 22.4 लीटर जितनी। बट जब एटॉमिक मतलब कि एक एटम का मैं वॉल्यूम मेजर कर रहा हूँ और उसको फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नंबर ऑफ एटम से, तो जो मुझे वॉल्यूम मिल रहा है वो वॉल्यूम कौन सा होगा? वो वॉल्यूम ऐसा होगा कि सारे एटम का वॉल्यूम, मतलब अगर मैं हाइड्रोजन को एक साथ कंबाइन करके रख लूं, ओके, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को एक साथ कंबाइन करके रख लूं, तो इतनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे जितनी हमने निकाली। बट एक्चुअल में जब उसको एसटीपी पे रखेंगे तो क्या करेंगे, उन दोनों के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट? जिसकी वजह से वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला है। समझ में आया? यस सर। ये समझ में आया? ओके, तो जो लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द रेशियो इज सो लार्ज। ओके, तो रेशियो लार्ज होने का रीजन मैंने पहले बताया। रेशियो क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, कितना होता है, कैसा कन्वर्ट होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब। पता है ये सबको? यस सर। यस सर। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। सो 22.4 लीटर को मैंने ये कर लिया, तो ये मोलार वॉल्यूम आया डिवाइडेड बाय एटॉमिक वॉल्यूम जो यहाँ पे हमने निकाला कितना, 3 × 10⁻⁷ ओके मीटर क्यूब। तो ये तुम करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10⁻⁴ के टर्म्स में कुछ आएगा। 22/3 को रफली मैं लिख सकता हूँ कि 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁴ इतना रेशियो आएगा। ओके, तो ये रेशियो इतना बड़ा क्यों है? 7 पॉइंट क्या बोल रहे हो? 7.15 आ रहा है। ओके, तो 7.15 इंटू 10⁻⁴ इतना बड़ा डिफरेंस आया, इतना बड़ा मतलब मोलार वॉल्यूम एंड एटॉमिक वॉल्यूम में डिफरेंस आया। उसका रीजन क्या है? सो लार्ज एटॉमिक इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज द रीजन बिहाइंड दिस। आया समझ में? सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन में कहा था कि टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू बी अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। तो मैंने रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम लिया, तो बाद में मैंने सॉल्व किया, तो मेरा इसीलिए 8.89 × 10⁻³ आ रहा है। ओके, तो साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम लिया, तो 1 एंगस्ट्रॉम साइज मतलब इसमें डायमीटर कंसीडर किया होगा, इसलिए 0.5। 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को पहला क्वेश्चन भी एक बार रीड करने दो। यूनिट ऑफ लाइन कन्वीनियंट द साइज ऑफ, अच्छा ऊपर वाला गलत दिया है। ओके, इधर बेटा सही दिया है। इधर जो दिया है ना कि साइज ले लो 1 एंगस्ट्रॉम, तो रेडियस हो जाएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम, और उसके हिसाब से करना है तो ये आएगा। तो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, उसमें करेक्शन है। ओके, ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें करेक्शन, क्योंकि इसके अंदर देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का साइज लिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, व्हिच मींस 10⁻⁻10, और हमें रेडियस चाहिए था जो कि आएगा 0.5, जो हमने पहले भी किया। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में करेक्शन है, 0.5 एंगस्ट्रॉम साइज नहीं लेना है, साइज लेना है 1 एंगस्ट्रॉम। 0.5 जो है वो उसका रेडियस दे रखा है। ओके, दोनों क्वेश्चन क्लियर? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
18 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 18 डाउट। 19 तो हमने किया था शायद, 19 एंड 20 पहले ही किया है, करवा दिया था 19 20 पार्सेक और ये, ओके Yes, sir. पार्सेक और ये करवा दिया था। सर 19 19 20 20 है। किया था। है कोई डाउट? किया था सर वो जो बड़ा कैलकुलेशन होता है वो जल्दी कैसे कर सकते हैं, मतलब एग्जाम में अप्रोक्स ले लो, अप्रोक्सीमेशन ले लो उसमें। बड़े कैलकुलेशन जब तुम एग्जामिनेशन में करने वाले हो तो अप्रोक्सीमेशन लेके कर सकते हो। सर मतलब क्या बस 1 डिजिट करें, मतलब बस डेसिमल प्लेस तक 1 करे तो चलेगा? यस, तुम डायरेक्ट ही मतलब मल्टीप्लिकेशन को सिंपल कर सकते हो। जैसे मैंने ये किया ना, 22.4 डिवाइडेड बाय 3 है, तो मुझे पता है कि 7 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो लिख लो भाई 7.1 करके आगे बढ़ जाओ। ओके बड़े बड़े कैलकुलेशन में ऐसे कर सकते हो, समझ में आया? ऐसा भी हाँ, कर सर। सकते हो कि मान लो 108 डिवाइडेड बाय मान लो दे रखा 52, तो इसका स्मॉलर अप्रोक्सीमेशन क्या ले लेंगे? 50 तो इसको ले 2 लेंगे। पॉइंट समथिंग ले लेंगे, इसको 50 ले लो, इसको 100 ले लो, ओके सर। ओके उसके हिसाब से करते जाओ फिर। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। जब बड़े कैलकुलेशन हो तब ऐसा कर सकते हैं। सर ओके हाँ बोलो। हाँ सर। तो साइंटिफिक नोटेशन का एक कैलकुलेशन मतलब क्यूब करना हो तो कोई मतलब सर ऐसा है 1.25 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। 1.25 10⁻⁻10 का होल क्यूब, हाँ तो 125 का क्यूब कर लो ना, तो ये तो आना ही चाहिए तुम्हें। 125 इंटू 125 तो बहुत ही सिंपल बोल सकते हो ना, 12 और 13 कितना होता है? 12 और ये तो पता है ना तुमको क्या करते हैं? Yes, sir. क्यूब कर सकते हैं पर इसका उसमें square भी करना टाइम तो लग होगा। सकता है ना। हाँ तो उतना तो टाइम फिर निकालना 156 पड़ेगा। 156.25 ये पहला आ गया, दिस मल्टीप्लाई बाय 125 कर लो, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा बट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा बेटा कैलकुलेशन का कम यूज करोगे कैलकुलेटर का, उतना ज्यादा कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट होगा। ओके मैं कैलकुलेटर से बैठे बैठे करूंगा तो चलेगा, पर तुम्हें ऐसा नहीं देखना कि सर कैलकुलेटर से करेंगे तो मैं भी उस तरह से करता हूँ। ओके तुम जब खुद से जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो कैलकुलेटर का बिल्कुल मत यूज करो। ऐसे रफ कैलकुलेशन जितना जल्दी जितनी बार करोगे उतना तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। तो घर में बैठे जब प्रैक्टिस कर रहे हो कैलकुलेटर का यूज मत करो। अभी बैठ के जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसका कितना आएगा तो फटाफट कैलकुलेटर का यूज करके आंसर निकालना है, निकाल सकते हो। पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस में तो करोगे ना, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं ना? एग्जाम बोर्ड में होगा बेटा, जेईई नीट में नहीं होने वाला है ना। बोर्ड में शायद रेगुलर कैलकुलेटर यूज हो सकता है, जीएसबी में शायद ऐसा कुछ है। सर वो सीबीएसई में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? वो मेरे को भी एग्जैक्ट नहीं पता बेटा, रूल्स अभी क्या चेंजेस हुए हैं। सर नहीं कर बट सकते कैलकुलेटर CBSE नहीं में करना है ना, सीबीएसई में नहीं करना है। गुजरात में शायद था पहले, अभी का मेरे को नहीं पता। सीबीएसई में नहीं कर सकते, जेईई नीट में नहीं कर सकते, कहीं नहीं कर सकने वाले। तो जब घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज मत करो। जब क्लास के अंदर मैं बोल रहा हूँ, जैसे अभी स्टार्टिंग का लेक्चर्स है, तो अभी मैं पूछता हूँ ना तो तुम्हें कैलकुलेटर का यूज करके आंसर दे देते हो, पर विद इन 6 मंथ मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम इतनी प्रैक्टिस करते जाओ कि जब मैं क्वेश्चन बोलूँ कि भाई इसका क्या निकालो, तो फिर नोट पेन से ही इतना जल्दी हो जाना चाहिए कि कैलकुलेटर से पहले हो जाए। ओके तो बाद में फिर कैलकुलेटर का यूज कम कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 में कोई डाउट? 21 थियोरेटिकल बेस्ड है, काम का नहीं है। ओके इसको स्किप कर सकते हो 21 जो है उसको। ओके एक बार देख लेते हैं क्या है। प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नीड ऑफ साइंस। फॉर एग्जांपल टू ascertain the speed of aircraft, one must have the accurate method to find the position at closely separated instant of time. This was the actual motivation behind the discovery of radar in World War II. Think of the different example in modern science where the precise measurement of length, time, mass, etc. are needed. Also, whenever you can give a qualitative idea of the precision needed. Okay, मतलब बहुत सारे ऐसे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो इसीलिए डिस्कवर हुए बिकॉज हमको एक प्रिसाइज मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। जैसे मेडिकल फील्ड में आप कहीं पे भी चले जाओ, हर एक जो मेजरिंग डिवाइस होना चाहिए वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, राइट? जैसे किडनी स्टोन को हम लोग मेजर करते हैं कितने mm की किडनी स्टोन है, राइट? उसके अलावा तुम्हारे जो आइस का जो नंबर है वो मेजर करने की जो मेथड होनी चाहिए वो सारी बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाता है, राइट? तो ये कुछ ज्यादा इसमें आएगा नहीं क्वेश्चन में। सो 22 है डाउट? 22 में डाउट है?
हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, 22 में हेड आउट या चलेगा? सर वो एस्टिमेशन लेना है ना हम लोग को, हाँ, एस्टिमेशन करना है। तो सर आंसर अलग अलग आएगा इसका लिया तो। आंसर सबका अलग आएगा, सही कहा। ओके, बट क्या मेथड से एस्टिमेट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस हिसाब से? उससे तुम्हारी एक थिंकिंग प्रोसेस जो है ना वो बढ़ेगी। इसका आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, थिंकिंग मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर है कि टोटल मास ऑफ रेन बियरिंग क्लाउड्स ओवर द इंडिया ड्यूरिंग द मॉनसून। ओके, मॉनसून में कितना इंडिया के ऊपर कितने क्लाउड्स है, उसके ऊपर कितना रेन है, वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही इंडिया का बहुत ही खराब मैप बनाया मैंने। इसके ऊपर जितने भी मॉनसून क्लाउड्स है, तुम्हें उसके पास कितना रेन बियरिंग कैपेसिटी है वो फाइंड करना है। बताओ कैसे करोगे, क्या करोगे? इस एस्टिमेशन के लिए तुम्हें क्या चाहिए, क्या डेटा रिक्वायर्ड है? अरे आराम से बोलो, आराम से बोलो। और सर पहले ये हम लोग को ये हाइट निकालना पड़ेगा ना, मतलब ये, और उनमें से एक मिनट रुक जाओ, सब एक मिनट रुक जाओ, पहले सब मत बोलो। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। एक एक करके जिसको बोलना है रेज हैंड कर दो, बाकी लोग रेज डाउन कर, लोअर कर लो हैंड। जिसको बोलना है अब रेज हैंड करो। चलो, कोई है? कर्तव्य बोलना है तुम्हें? यस सर। बोलो, क्या करना है बताओ। चलो सर, मतलब हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि जैसे कोई एक इंडिया में एरिया है और उधर कितनी रेन हो रही है, तो उस मतलब जितनी रेन हुई उस एरिया में, तो और फिर वहां के जो क्लाउड डेंसिटी है वहां की कैलकुलेट कर लेंगे। बेटा मेरे को तो पूरा इंडिया की चाहिए, एक एरिया की नहीं चाहिए। तो कोई बात नहीं, अगर उस एरिया की निकाल लेंगे, जो छोटे से एरिया की, फिर पूरे जो इंडिया का एरिया होगा उस हिसाब से निकाल लेंगे। पूरे इंडिया का जो स्क्वायर किलोमीटर्स में एरिया होगा उस हिसाब से। पूरा इंडिया में तो अलग अलग रहता है ना। तुम एक जैसे कि मान लो तुमने चेरापूंजी का मेजरमेंट ले लिया कि मान लो इस एरिया में इतनी बारिश हो रही है, और उसी को तुम पूरे इंडिया के लिए कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही खराब अप्रोक्सीमेशन होगा। कुछ और सोचो। बहुत सिंपल है। यस सर, एरिया ऑफ कंट्री को, बोलो सर एरिया ऑफ द कंट्री को मतलब वॉल्यूम ऑफ द क्लाउड से मल्टीप्लाई करना है। पर वो तुम्हें पता नहीं ना कि वॉल्यूम ऑफ क्लाउड क्या है। पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्लाउड कहाँ से निकाला? तो पहले हमें रेन वाटर निकालना पड़ेगा ना, कितना मतलब गिर रहा है पानी। कितने सेंटीमीटर रेनफॉल होता है? यस, सबसे बहुत सिंपल है बेटा। क्या है, तुम ये तो निकाल सकते हो कि भाई एवरेज रेनफॉल क्या है हमारे पूरी कंट्री का एवरेज रेनफॉल। इसको तुम गूगल करोगे तो ये मिल जाएगा कि एवरेज रेनफॉल कितना होता है। तो हम लोगों ने एक एरिया का मत निकालो एवरेज रेनफॉल। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक पूरी कंट्री का, हमारे कंट्री का एवरेज रेनफॉल निकाल लो। एवरेज रेनफॉल जो आता है इजी होगा मल्टीप्लिकेशन 100। क्या बोल रहे हो बेटा? 100 ले लेते हैं ना सर, इजी हो जाएगा। क्या ले लेते हैं? 100 वो 100 सेंटीमीटर। चलो, कोई बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर ले ले, ऐसा बोल रहे हो? यस सर। ओके, तो हाँ बोलो। सर अभी ये 100 सेंटीमीटर है, तो इसको हाँ सर वॉल्यूम में तो पूरा वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? इसको तुम पूरे कंट्री के एरिया से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। हाँ, फिर इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर कर लेंगे। तो पहले वॉल्यूम निकाला फिर मास निकाला। आया समझ में? क्या किया समझ में आया? चलो दूसरा क्या है फिर? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मास ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट का मास बताओ कैसे करोगे? अच्छा, मास मतलब पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। हाँ, तो वॉल्यूम बताओ कैसे निकालोगे? सर एस्टिमेशन लेना पड़ेगा लेंथ ब्रेथ। यस, तो मैं क्या करूंगा, जो अपना एलिफेंट है उसको मैं एक डब्बा बना दूंगा। सर एक सिलेंडर कंसीडर कर। सिलेंडर की कंसीडर करोगे? डब्बा कंसीडर करना ज्यादा बेटर है। सिलेंडर भी कर सकते हो। हमारी बॉडी सिलेंड्रिकल बॉडी जैसी होती है इसके लिए। पर वो हम लोग बेटा अपराइट है ना, इसलिए वो तो टेढ़ा है, सोया हुआ है। तो वो सोया हुआ सिलेंडर। हाँ, तो ऐसा ले लो। चलो सिलेंडर अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम दैट कि भाई ये जो एलिफेंट है वो एक सिलेंडर है। चलो अब बताओ ये कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? ये उसकी रेडियस या फिर डायमीटर होगा, वो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली बताओ? सर उसके रेक्टेंगल में तो इजी होगा ना।
कोई बात नहीं, इससे कर लेते हैं, रेक्टेंगल उसकी लो या height वो लो जितना। सर, उसकी हाइट जितना डायमीटर बोल सकते हैं। एलिफेंट की three- एवरेज हाइट 1 मीटर ले लो क्या, तो ऑब्वियसली नहीं 1 मीटर तो नहीं 3 होता है, मीटर 3 मीटर ले लेते हैं, राइट। सो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज 3 मीटर इज द डायमीटर, तो अपना रेडियस आ जाएगा 3 का आधा 1.5 मीटर। चलो ये कितना होगा, ये कितनी होगी उसकी, हेलो क्या तो मेरी सर बात उसकी लेंथ शुभम के जितनी उसका parents से- लेंथ हेलो सर 8-10 Sorry? मीटर 10 मीटर, चलो 10 मीटर तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा क्या? सर 3 मीटर वो भी ले लें 4 3 मीटर मीटर तो बहुत छोटा होगा, 4 6 मीटर ले लेते, 6 मीटर ले लेते, चलो ओके। सो इसको 6 मीटर ले लो, इससे वॉल्यूम मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर, से वॉल्यूम निकाल लो। एक बार तुम्हारा वॉल्यूम निकल जाएगा फिर क्या करोगे, डेंसिटी ऑफ एलिफेंट लेना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ एलिफेंट बताओ कितना ले, सर वो वाटर पे फ्लोट करता है ना, तो उसका जो होगा एवरेज डेंसिटी वो मतलब थोड़ा कम होगा ना वाटर वाटर से। से कम होगा, राइट, हाँ, क्योंकि वाटर में वो फ्लोट करने वाला एनिमल है। तो बोल 800 सकता हूँ ले कि लाइट से 900 ले लेते हैं केजी पर मीटर क्यूब, ओके। लेट्स अज्यूम दैट 900 ले लेते, तो फिर क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर से वॉल्यूम मिला, मल्टीप्लाई बाय 900 करोगे, आंसर आ जाएगा, ओके। चलो सर तो इसका सर सॉल्यूशन लिखना कैसे है, किस फॉर्मेट में लिखना है? इसका सॉल्यूशन बेटा तुम्हारे अपने हिसाब से जो मैंने अभी लिखा ना लिख लो, नो प्रॉब्लम, ऐसा एग्जाम में नहीं आने वाला, सर ओके। हाँ बोलो। सर जब इतने सारे assumption लिए ही है, जब हमने हाँ 6 मीटर ले लिया, 3 मीटर ले लिया, 900 केजी पर मीटर क्यूब ले लिया, इससे अच्छा वॉल्यूम ही एस्टिमेट कर लो। तो वही तो करने के लिए ये किया, तो इतना सब एस्टिमेट क्यों, वॉल्यूम अपने मन से कुछ तो भी तुम रख लो ना। वॉल्यूम अप, हाँ तो चलो, मैं छोटा बच्चा था उसने बोला भाई 60 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम ले लिया, चलेगा क्या? नहीं सर। ये तो चलेगा सर क्या वॉल्यूम तेरे को? पर सर सर, जैसे 6 मीटर लिखा है, 6 मीटर लिखा है, आप उसे 1 मीटर लिखते तो भी तो नहीं चलता, वो तो वो हमने मुझे 6 मीटर पता है लिखा ना ना। बेटा, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये मुझे पता है, इसको मैं दिमाग में दिखा सकता हूँ कि भाई 6 मीटर क्यों लिखा। तेरे को 60 मीटर क्यूब कितना होता है पता है क्या? मैं बताऊं कि 60 मीटर क्यूब बताओ कितना होता है, तो क्या तुम बता सकता है कि कितना होगा? मैं लेंथ का अजम्पशन बहुत इजीली कर पाऊंगा, समझ में आ रहा है? तो सर लेंथ का अजम्पशन हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये सबको पता है कि भाई 6 मीटर मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। पर मैं डायरेक्ट जब वॉल्यूम बोलता हूँ, अच्छा एक बात बता, तेरी जो बैग है वो कितने लीटर की है बता? तेरे पास जो स्कूल बैग होगी कितने मीटर क्यूब की होगी, वॉल्यूम कितना होगा उसका? सर अगर डेंसिटी ऑफ एलिफेंट इज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो फिर सिलेंड्रिकल में हम इमेजिन करें कि पैक हो गया है, तो फिर जो वॉल्यूम होगा मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ एलिफेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ एलिफेंट, तो उससे सर क्या जो मिलेगा? सर वो जो बचा हुआ पार्ट है ना वो वॉल्यूम है। तो बच्चा कहाँ से मिलेगा बेटा? तू जो वॉल्यूम सिलेंड्रिकल का वो निकाल रहा है, वॉल्यूम ऑफ एलिफेंट तू का एग्जैक्ट तो पता ही नहीं ना, तू assumption ही तो कर रहा है। सर इनकेस ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि अगर हम लोग बाथटब मतलब बड़ा सा बाथटब हो उसमें एलिफेंट को अंदर डिप करें, तो फिर जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम को लेके डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो तो उसके लिए तेरे पास उसके लिए एलिफेंट होना चाहिए ना, तेरे पास कहाँ एलिफेंट है? अगर एलिफेंट होगा तो फिर ये सब क्यों करूंगा मैं, वेइंग मशीन पे खड़ा कर दूंगा उसको। ओके सर, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, जब इतनी एस्टिमेट कर रहे तो मास भी एस्टिमेट कर लो। सर ओके वेरी गुड, चलो चलो वेरी गुड, डायरेक्ट निकले सर वो हाँ इसलिए तो टाइम पास कर रहे हैं हम। कैसे नहीं निकाले ये अरे सारे? देखी तो है, अरे यार डिस्कवरी में एलिफेंट तो देखा होगा ना, क्या यार जब लोग हैं सब। ये अजम्पशन की मेथडोलॉजी देखनी है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके वो तुम कैसे भी निकाल सकते हो, उसमें कुछ भी अजम्पशन लेके तुम्हारा आंसर कितना एक्यूरेट हो वो बेटर है, वो मेथडोलॉजी बेटर होगी। तुम अपने हिसाब से बोल सकते हो कि हाँ भाई एलिफेंट का मास 1000 kg है, तुम अजम्पशन में तो कुछ भी कर सकते हो, पर एक मेथडोलॉजी होनी चाहिए, राइट? चलो तो बाकी भी सारे बेटा इसी तरह से है, उसमें डी वाला थोड़ा अच्छा है वो देख लेते हैं। द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड, तुम्हारे सर पे कितने बाल है ये बताओ, कैसे करोगे? सर पूरा जो सर हेड पहले का हम लोग को एरिया है रेडियस वो निकालना देखना पड़ेगा। पड़ेगा। रेडियस सबसे पहले हमको हमारे सर का रेडियस या फिर डायमीटर अज्यूम करना पड़ेगा।
ओके, तो सर पे एक स्केल रखो तो पता चलेगा कि स्केल जो है वो ऑलमोस्ट अंदर आ रही है। तो मैं इसका रेडियस या फिर डायमीटर ले लेता हूँ 12 सेंटीमीटर ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम? नो। तो उससे मुझे रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मैंने ले ली 6 सेंटीमीटर। उससे फिर ये जो सेमिस्फेरिकल शेल है उसका एरिया निकालो ऊपर, कितना आएगा? सर 80% 4 होगा पाई ना? आर, 2 pi क्या r 2 पाई आर स्क्वायर? 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा? ये होगा एरिया। सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मेरे को मिल गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से बेटा थोड़ा बहुत हमारा सर के अलावा मतलब पूरा स्फेरिकल शेल नहीं होता, बिकॉज हमारे पास ये जो कपाल है ये सब जो है वो भी इसमें काउंट हो चुका होता है, तो उसको मैं कम कर दूंगा। कुछ भी ले सकते हैं, 70 ले लो, 80% मान लो, 80% ले लिया। सो लेट्स से 80% ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर ये तुम्हारा जनरल एरिया हो गया। अब 1 mm या फिर 1 सेंटीमीटर में कितने स्ट्रैंड होते हैं वो अजम्पशन कर लो और फिर उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। 5 to 7 ले लेते हैं, 7 to 8 1 mm में होते हैं, 1 mm स्क्वायर जितने एरिया में। हाँ बोलो। नहीं सर, वो मैं बोल रहा था कि पहले के हमने एक्सरसाइज में किया ना कि 0.035 वाला mm वाला, तो वैसे कर सकते हैं ना? क्या 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 सर अभी पहले हाँ वैसे कर सकते हैं। हाँ। यस, वेरी गुड। ये भी बहुत अच्छा है कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक बार निकाला था डायमीटर ऑफ हेयर 0.3.5 mm डिवाइडेड बाय 100, तो वो एक डायमीटर मिल गया, तो उसको इस टोटल एरिया से डिवाइड कर लो, तो उससे तुम्हारे को नंबर ऑफ हेयर मिल जाएंगे। ओके, चलो उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन योर क्लासरूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्लासरूम निकालने के लिए क्लासरूम का वॉल्यूम निकालो, उसको 22/4 लीटर से डिवाइड कर दो, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके। समझ में आया क्या करना है? समझ में आया क्या करना है? हमको पता है कि भाई मान लो वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो एक क्यूबॉइड ले लिया मैंने। ओके, ये तुम्हारा रूम मान लो जिसकी हाइट लेंथ ये सब दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ रूम मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ रूम मिल गया। अब हमें पता है कि भाई 22.4 लीटर होता है, तो उसमें एवोगैड्रो जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सबसे पहले V को 22.4 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय Na। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ गैस पार्टिकल इन योर रूम। आया समझ में? ओके, आगे बढ़े। चलो, सो बेटा ये सारी चीजें ना, ये अप्रोक्सीमेशन बहुत यूजफुल होता है। जो आगे जाके MBA करना चाहते हैं उनका ये चीज स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट? कि किस तरह से हम कोई भी चीज को एस्टिमेट करें। ओके, 2.23 2.24 कोई डाउट? 23 में डाउट है। चलो, the sun is a hot plasma with an inner core of temperature exceeding 10⁻⁷. Its outer surface has temperature of 6000. At this high temperature, no substance remains in solid liquid phase. In what range do you expect the mass density of the sun to be? The range of density of solid and liquid and gases. Check if the guess is correct from the following data. Mass of the sun is given, radius of sun is given. क्या कर सकते बताओ? समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। मास बाय कैसे करोगे? डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, मास दिया है और रेडियस मास अपॉन वॉल्यूम कर लो। यस, रेडियस दे रखा है, मास दे रखा है, उससे वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम निकालने से डेंसिटी ऑफ सन मिल जाएगा। जैसे ही हमको डेंसिटी ऑफ सन मिल गया तो उसकी डेंसिटी पता चलने से पता चलेगा कि ये कितनी ज्यादा डेंसिटी है। बहुत ज्यादा आने वाली ऑब्वियस बात है, राइट? तो वो सॉलिड, लिक्विड या गैस के फॉर्म में नहीं होंगे, वो कुछ और ही फॉर्म में होंगे, राइट? सर वो हाँ बोलो बेटा। सर वो उसका एक बार वो सॉल्व कर सकते हो क्या एक बार? ओके, चलो सॉल्व करके देखते हैं। थोड़ा मतलब बड़ा है तो। ओके, कितना आता है वो देख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। मास ऑफ सन दे रखा है 2 × 10⁻30। ओके, ये मास ऑफ सन दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है? 7 × 10⁸ मीटर। वॉल्यूम मिल जाएगा कितने? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 × 22/7 7 × 10⁸ का होल क्यूब। तो इससे हमें वॉल्यूम मिलेगा। कितना मिल रहा है देखो,
फटाफट कैलकुलेशन करो, वॉल्यूम कितना आ रहा है? 1.4 into 10 raised to 20. 1.4 10 raised to कितना आ रहा है? 27. 24 आ रहा है। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सन। तो इसे हम लोग इसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। 7 into 10 raised to 8 डिवाइडेड बाय 1.4 10 raised to 20, सॉरी क्या लिख रहा है, रेडियस लिख ली। 2 into 10 raised to 30 डिवाइडेड बाय 24, कितना आएगा ये? कितना आ रहा है? सर 10 raised to 27 है। अच्छा kg 27 दे रखा था, ठीक। ओके, अब बताओ कितना आएगा? वॉल्यूम 27 होगा। वॉल्यूम में 27। ओके, कितना आएगा बताओ? Also वो 10 raised to 3. 2 by 1.4 कितना आएगा? 2 upon 1.4, 1 point कितना आ रहा है? 1.42 1.4 आ रहा है। 1.4 10 raised to 3 kg per meter cube। अच्छा मैं 1.5 आया, चलेगा क्या? चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ चलेगा चलेगा। 1.4 या 1.5 आ रहा है, ये 10 raised to क्यूब। ओके, 10 raised to 3 मतलब ये किसकी है? ये किसका आ रहा है? ये सन की जो डेंसिटी आई वो कौन से फॉर्म में आई? मतलब ये 1000 kg किसकी होती है? वाटर की होती है। वाटर से भी डेंस, मतलब जनरली हम बोल सकते हैं कि सॉलिड की रेंज में आ रही है। ये सॉलिड की रेंज में आ रही है ना? राइट? प्लाज्मा भी हो सकता है। प्लाज्मा हो सकता है, पर इसकी रेंज पूछ रहा हूँ। प्लाज्मा तो हमको कुछ पढ़ा ही नहीं है ना हमने, प्लाज्मा क्या होता है मुझे नहीं पता। सो सन की डेंसिटी जो आ रही है वो आ रही है कितनी? 1400 kg per meter cube। अगर हम लोग मर्क्यूरी की भी बात करें तो मर्क्यूरी की होती है 13600, ये मर्क्यूरी की होती है, राइट? उससे भी छोटी आ रही है। तो सॉलिड के रेंज में बोल सकता हूँ मैं। वुड की होती है समथिंग 800 to 900 kg होती है, तो ये सॉलिड की रेंज में आ रही है ऐसा बोल रहा हूँ। बट एक्चुअली हमें पता है कि सन किससे बना है। तो सन हम लोगों ने ऑलरेडी सुना है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से बना है। सन के अंदर हाइड्रोजन गैस है बट उसकी डेंसिटी सॉलिड के उसमें आ रही है। तो इसका रीजन है कि बिकॉज ऑफ हायर ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स है कि सारे पार्टिकल्स जो गैस के हैं बहुत ही नजदीक है। दूसरा रीजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हाइड्रोजन बहुत ही कंबाइन हो रहे हैं और हीलियम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा आ रही है। ओके हाँ सर। चलो 24 डाउट है? नहीं सर, पैरेलैक्स 24 क्या है? पैरेलैक्स मेथड का यूज करना है, सिंपल। 2.20 का राइट, ये तो कर लिया था हमने। पैरेलैक्स मेथड का यूज करके हो जाएगा। ओके, एडिशनल में देख लेते हैं। एडिशनल कितनों ने किया है, कितनों ने नहीं किया? एडिशनल थोड़ा हार्ड है ना? हाँ, एडिशनल अभी हार्ड है। मतलब इस चैप्टर के एडिशनल करने से बेटर ये रहेगा कि बाद के चैप्टर के हम एडिशनल एक्सरसाइज करें, बिकॉज इस चैप्टर के एडिशनल एक्सरसाइज के लिए तुमको बाकी के थोड़ा बहुत नॉलेज भी जरूरी है। और दूसरा ये कि इस चैप्टर से कुछ इतना ज्यादा हार्ड करने की जरूरत नहीं है। ओके, जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसमें एडिशनल जरूर करना है। सो एडिशनल में मतलब आउट ऑफ से मतलब चैप्टर बहुत सारे हैं। नहीं, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना कि एडिशनल के अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट है जो उसके लिए तुम्हें और भी थियरी पढ़नी चाहिए, जो हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे वैसे थियरी से क्वेश्चंस पूछे है। ओके, तो एडिशनल अभी नहीं करोगे तो चलेगा इसके लिए, राइट? ओके, बट अगर जिसको करना है, डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं पर्सनल में बता दूंगा। तो फिर इस स्किप कर चैप्टर का, हाँ इस चैप्टर का एक बार सिर्फ देख लो जिसको देखना है। एडिशनल एज सच एग्जाम में नहीं आते हैं, जो बोर्ड की एग्जाम होती है उसमें नहीं आते हैं, फिर भी एक बार गो थ्रू हो जाना। और जो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा मोशन और ये जो चालू होगा उसके अंदर एडिशनल कंपलसरी करना है, भले एग्जाम में आए या ना आए, बट एडिशनल हम फिर भी उसमें ट्राई करेंगे। ओके, उसका डिस्कशन। वो नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करना है? क्या नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करें? नेक्स्ट क्लास के लिए बेटा, नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो तब तक अगर एडिशनल कुछ देखना है तो देख लेना। ओके, और दूसरा क्या करना है? हाँ बोलो। एग्जाम्पल्स हम लोग सबमिट कर देते हैं गूगल क्लासरूम पे। हाँ वो तो मैंने करने को बोला हुआ ही है, ऑलरेडी बोला हुआ है।
ओके, ड्यू डेट भी डाल के रखी है मैंने, एग्जाम्पल की ड्यू डेट डाल रखी है, शायद कल की लास्ट डेट है एग्जाम्पल्स की, और एक्सरसाइज की ड्यू डेट शायद सैटरडे तक है। सर नोट्स भी भेज तो फिर Notes दोनों भी- हाँ क्या बोल रहे हो? सर दोनों एग्जाम्पल अब बनाए हैं वो भी भेज देना। आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? सर नोट्स भी भेजना है। नोट्स अभी मत भेजना, मैं जिस तरह से बना रहा हूँ उसके हिसाब से सेंड करते रहे। ओके सर। नोट्स बना के रखना, नोट्स में बाद में सर नोट्स मतलब सेंड क्या करना है, मतलब जो आप जो लिखाते हो वही सेंड करना है ना नोट्स में? हाँ, जो मैं लिखवाता हूँ क्लास में, जो लिखवाता हूँ वो नोट्स वही सेंड करना है। बस सेंड जो क्लास में लिखवाए थे वो नोट्स तो मैंने सेंड कर दिए सर कल। कर दिए तो अच्छी बात है। सर ओके हाँ सर एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को एक ही पीडीएफ बनाकर सेंड कर दो चलेगा? हाँ, एक ही पीडीएफ से बनाना, इमेजेस मत एडिट करते रहना, एक ही पीडीएफ बनाना। ओके, एक ही पीडीएफ सेंड करना। एक्सरसाइज एग्जांपल्स की एक पीडीएफ बना रहे हो तो दोनों में सबमिट करना अलग अलग से, भले ही एक ही पीडीएफ बनाई है बट दोनों में सबमिशन तुम्हारा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, मैंने 2 असाइनमेंट शायद क्रिएट किए ना अभी तक, 2 किए या 3 किए हैं? 2 है सर। 2 किए। एक के अंदर एग्जांपल्स करने हैं, दूसरे के अंदर एक्सरसाइज। ओके, तो उन दोनों के अंदर तुम्हारा सबमिशन होना चाहिए। भले ही तुमने मान लो एक ही पीडीएफ बनाई है कि एक्सरसाइज और एग्जांपल की एक ही पीडीएफ है, पर वही सेम पीडीएफ दोनों में अटैच होनी चाहिए। ओके, समझ में आ गया? हाँ और सर ये एक जो हमारा एग्जांपल था वो रेसिस्टेंस वाला, सर उसमें जो हमें जिस फॉर्मूला से हम लोगों का 4.8 आ रहा था, सर उसमें हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में r² नहीं ले रहे थे, हम लोग सिर्फ r ले रहे थे। r² नहीं रहे थे मतलब कौन सी वाली मेथड की बात कर रहे हो? जो मैंने पहले पढ़ाई थी वो, की जो बुक की मेथड है वो? हाँ नहीं सर, उसी मेथड में करना है, पर सर जो बुक में उस मेथड की जगह उन्होंने नीचे डिनोमिनेटर में r² लेने बोला। हाँ, तो वो डिफरेंशिएशन का मैंने बताया था ना तुमको कि 1/x का जो डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है, -1/x²। बताया था ये? यस सर। तो x² आ रहा है ना, इसलिए वहां पे r² लिया है। सर ओके हाँ बोलो। ओके सर, जैसे डायमेंशन में कई क्वांटिटीज है जो हमने पहले कभी पढ़ी नहीं है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट और हाँ, तो वो सब अभी रहने दें फिर? नहीं, वो सिर्फ एक जगह पे नोट्स लिख लो। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 25 क्वांटिटीज लिखनी है, तो चैप्टर नोट्स में वो भी ऐड होनी चाहिए। हाँ सर वो भेज दिए, उसकी अलग पीडीएफ बना के भेजिए। भेजिए तो अच्छी बात है, वरना चैप्टर नोट्स के अंदर तुम लिख के रखो, मैं चैप्टर नोट्स का भी असाइनमेंट बनाऊंगा, तब तुम उसमें डाल देना। बट जितनी भी एक्सरसाइज, जितनी भी क्वांटिटीज मॉड्यूल में भी दी हुई है, राइट, मॉड्यूल में पूरी लिस्ट दे रखी है क्वांटिटीज की, वो सारी क्वांटिटीज एक बार गो थ्रू हो जानी चाहिए, राइट। प्लैंक कांस्टेंट और ऐसे जो है उसको याद रखना है अभी। ओके सर, और एक डाउट था, अच्छा वो थर्ड ग्रुप के लिए जो कौन सा बेटर होगा, कंप्यूटर या पीई? तुम्हारी मर्जी बेटा, कॉन्सेप्ट स्कूल के अंदर शायद एक ही दे रहे हैं। इजी कौन सा होगा, मतलब एक दिन में हो जाए? इजी अगर देखोगे तो पीटीओ इजी हो जाएगा, कुछ करना नहीं होता ज्यादा, बट आगे की सोचे तो कंप्यूटर बेटर रहेगा। हाँ सर। ओके, तो कंप्यूटर लोगे तो बेटर रहेगा वैसे मेरे हिसाब से। सर पर कंप्यूटर मिलेगा कि ऐसा तो ना हो कि फिर सिर्फ पीई तुम्हारे पास चॉइस में है?